आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार का मूड आज बिगड़ा हुआ है और ये मूड बिगड़ा है कमजोर ग्लोबल संकेतों की वजह से। फिच ने जो यूएस की सॉवरेन डेट की रेटिंग घटाई है उससे ना ही से विदेशी बाजारों पर असर आया है बल्कि घरेलू बाजार भी रिएक्ट कर रहे हैं और इसीलिए यहां पर गिरावट देखने को मिली है। दिन के निचले स्तरों पर भारतीय बाजार ट्रेड कर रहे हैं। 19,500 के नजदीक आ चुका है निफ्टी और गिरावट चौतरफा दिखाई देगी आज के सेशन में। मार्केट ब्रेथ भी आपको नेगेटिव दिखेगी। फटाफट से मार्केट ब्रेथ लेकर आते हैं ताकि सेंस मिल सके कि सिर्फ दिग्गज ही कमजोर है या फिर छोटे मझोले स्टॉक्स में भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। ऑल्दो अगर आप निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी देखेंगे तो सभी अब डेज लो पर कर रहे हैं ट्रेड। 1% से ज्यादा की कमजोरी मार्केट में इस समय देखने को मिल रही है। 1906 स्टॉक जो कि गिरकर कर रहे हैं कारोबार, सिर्फ 950 शेयर्स हैं जो कि तेजी के साथ कर रहे हैं इस समय कारोबार। तो ब्रेथ नेगेटिव आज के सेशन में मार्केट की। फटाफट से एक बार संकेतों को देख लेते हैं इस समय क्या है और उसके बाद बाजार की बड़ी बातें आपको बताएंगे। यूरोपियन मार्केट्स को देखेंगे तो यूरोपियन मार्केट्स की शुरुआत कमजोर हुई है। जो यूएस रेटिंग डाउनग्रेड हुआ है उसको यूरोपियन मार्केट्स भी डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तीनों बाजार 1 से 1.5% की कमजोरी के साथ खुले हैं। डैक्स 1% नीचे ओपन हुआ है, फुटसी में 1% की गिरावट है और कैक भी 1% नीचे खुला है। तो यूरोपियन मार्केट्स की जो ओपनिंग हुई है वो गिरावट के साथ हुई है। हालांकि ये एशियन मार्केट्स हैं आपकी स्क्रीन पर जो कि कमजोरी के साथ कर रहे हैं ट्रेड। एशियन मार्केट्स भी ज्यादातर बाजार गिरावट के साथ ही कारोबार करते हुए 2.5% तक की कमजोरी आपको एशियन मार्केट्स में फिलहाल दिखाई देगी। हांगकांग का बाजार 2.5% नीचे, शंघाई 1% नीचे, कॉस्ट भी 2% नीचे है, निकाई भी 2.5% नीचे कर रहा है ट्रेड। अमेरिका के फ्यूचर्स लेकर आए तो अमेरिका के फ्यूचर्स में भी प्रेशर है आज के सेशन में। 140 अंक नीचे डॉ फ्यूचर्स कारोबार कर रहा है और नेस्डेक के फ्यूचर में भी 138 अंकों की कमजोरी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट नेस्डेक के फ्यूचर्स में अब प्रेशर और बढ़ गया है। अगर आप लेटेस्ट नंबर्स देखेंगे फ्यूचर्स के तो 1% क्लोजर टू 1% नीचे अमेरिका के फ्यूचर्स इस समय ट्रेड कर रहे हैं। तो आज गिरावट चौतरफा है, सभी विदेशी बाजारों में भी है, भारतीय बाजार भी उससे छूते नहीं है। तो बाजार में हुआ क्या है अब तक, बाजार की बड़ी बात आपके लिए लेकर आते हैं। बाजार में तेज गिरावट, निफ्टी 19,500 के नजदीक आकर ट्रेड कर रहा है, बैंक निफ्टी 600 अंकों से ज्यादा नीचे है और गिरावट आपको मिड कैप्स में भी दिखेगी। इंडेक्स 1% से ज्यादा नीचे कारोबार करते हुए। सभी सेक्टर्स लाल निशान में है जिसमें पावर, मेटल, ऑयल एंड गैस में सबसे ज्यादा गिरावट है, क्लोजर टू 2% इन ईच इंडेक्स। लेकिन इसके अलावा हेल्थ केयर, ऑटो, कैपिटल गुड्स यहाँ भी 1% तक की कमजोरी है। सेलेक्ट बाइंग आपको दिखेगी कुछ आईटी स्टॉक्स में, कुछ सीमेंट स्टॉक्स में, कुछ एनबीएफसी स्टॉक्स में। जतिन गेडिया हमारे साथ मौजूद है, टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट शेर खान से। जतिन गुड आफ्टरनून, बताइए पहले तो इंडेक्स पर सपोर्ट लेगा इन लेवल्स के आसपास निफ्टी, बैंक निफ्टी, या कमजोरी दिख सकती है रिमेनिंग सेशन में? गुड आफ्टरनून दीपाली जी। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा हुआ है कि निफ्टी में एक शार्प सेलिंग प्रेशर दिखा है। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो प्रीवियस स्विंग लो तो अराउंड 19,630 और वही लेवल पे तकरीबन जो 20-डे मूविंग एवरेज था उसे भी तोड़कर ये नीचे ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं ये जो वीकनेस है वो जारी रह सकती है। नीचे में हमें लगता है कि 19,400 के करीब आसपास ये स्लिप हो सकता है। हमें लगता है करंट स्तरों से भी तकरीबन 100-150 पॉइंट की एक गिरावट हमें लगती है। तो हमें निफ्टी में सेल करके ही चलना चाहिए। एक माइनर पुल बैक अगर जो आए तो वहां पे सेल करना चाहिए, लेकिन हमें लगता है कि ओवरऑल जो है स्ट्रक्चर थोड़ा वीक हो चुका है। हमें लगता है कि अपॉर्चुनिटी सेल साइड पे ही देखनी होगी। ओके, तो कमजोरी और एक्सटेंड हो सकती है, डेटा भी ये इंडिकेट कर रहा है। अच्छा, स्टॉक्स जतिन आपने कुछ आइडेंटिफाई किए हैं क्या? जी, हमने 2 स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं और दोनों स्टॉक्स सेल साइड पे है। तो जो फर्स्ट स्टॉक है वो आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस है। तो हमें लगता है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में एक उसने बेरिश एनगल्फिंग बेयर पैटर्न बनाया था डेली चार्ट्स के ऊपर, और भले ही आज के ट्रेडिंग सेशन में उसने फॉलो थ्रू नहीं दिखा है, लेकिन हमें लगता है कि इसमें भी एक सेलिंग करके चला जा सकता है। नीचे में हमें लगता है कि 1326 तक का एक डाउनसाइड है और हमें 1392 का एक स्टॉप लॉस लगा के इसमें सेल करना चाहिए। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ऑगस्ट फ्यूचर्स सेल करके चले। जो दूसरी पिक होगी वो हमारी आइशर मोटर्स होगी। तो आइशर मोटर में एक शार्प सेल ऑफ के बाद एक काउंटर ट्रेंड पुल बैक चल रहा था। वो पुल बैक आई थिंक 40-डे के आसपास तकरीबन आके एक फिजल आउट हो रहा है। तो हमें लगता है कि आइशर मोटर में एक सेल करके चलना चाहिए। हमें लगता है कि नीचे में 3200 तक का एक डाउनसाइड है और हमें ऊपर में स्टॉप लॉस अराउंड 3420 का लगाना होगा। ये अगस्त फ्यूचर्स के लेवल है।
तो 2 पिक होगी, आईसीआईसीआई जीआई और आइशर मोटर, दोनों सेल साइड की होंगी। ओके, बिकवाली के ट्रेड्स लेने हैं आइशर मोटर्स में और साथ ही आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में। मार्केट का मूड आज बिगड़ा हुआ है ही, इसीलिए सेल साइड के ट्रेड्स के साथ जतिन जाना चाहेंगे। इनफैक्ट बाजारों में जो गिरावट आज उभरी है वो फिच के उस फैसले के बाद है जिसमें उसने अमेरिका की रेटिंग एक पायदान घटाने का फैसला किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि ये डिसीजन क्यों लिया गया, क्या इसके इम्प्लीकेशंस होंगे, ये बताने के लिए नीरज वाजपेयी हमारे साथ मौजूद है। नीरज जी नमस्कार। पहले तो नीरज जी ये समझना चाहेंगे कि जो डिसीजन आया है फिच की तरफ से, ये क्यों लिया गया है, किन सर्कमस्टांसेस में, और इसके मायने क्या हैं? देखिए, फिच ने जो अपना फैसला लिया है एक नॉच रेटिंग कम करने का AAA से AA+, उसके पीछे 2 रीजन दिए उन्होंने। पहला कारण उन्होंने ये बताया कि सरकार के बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है, वो एक बड़ी समस्या बनती जा रही, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने कोविड के दौरान फ्री मनी या बहुत कम ब्याज दरों पे पैसे सिस्टम में डाले, उसकी वजह से डेट बहुत पाइल अप हुआ है और इस समय वो डेट टू जीडीपी 139%, यानी जीडीपी से भी बहुत ज़्यादा डेट हो चुका है। तो उनको लगता है ये आगे जाते हुए एक बड़ी समस्या बनेगा। पहला कारण उन्होंने ये दिया। दूसरा उन्होंने दिया कि गवर्नेंस में इरोजन है। गवर्नेंस में इरोजन का मतलब ये है कि सरकार जिस तरीके की फैसले ले रही है, जिस तरीके से अपनी इकोनॉमी को चला रही है, वो भी बहुत प्रूडेंट नहीं है। उसमें कहीं ऐसा दिखाई नहीं देता कि वो डेट को कम करने या टाइटनिंग की कोई कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमें लगता है कि रेटिंग घटा देनी चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने इसको एक नॉच कम कर दिया है और ये बहुत सिग्निफिकेंट फैसला था, क्योंकि हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि इकोनॉमिक इंडिकेटर को देखते हुए शायद अब ये ऐसी समस्या नहीं बनी, क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग की बात हो रही थी, फिर उसको खारिज कर दिया गया। इकोनॉमी में कोई दिक्कत नहीं दिख रही थी, ग्रोथ बहुत अच्छी थी, उम्मीद से ज़्यादा 2.5% की ग्रोथ क्वार्टरली बेसिस पे आ रही थी। लेकिन अब ये फैसला आया है तो इसने एक बार फिर से उन तमाम सवालों को खड़ा कर दिया है कि डेट मैनेज करने में यूएस सरकार बहुत कामयाब नहीं हो रही, इसीलिए रेटिंग डेट की जो है वो 1 पायदान घटा दी गई है। लेकिन बहुत सारे एनालिस्ट, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट इससे सहमत नहीं है। उसमें बहुत नामचीन, उसमें नोबेल पुरस्कार से नवाजे गए इकोनॉमिस्ट हैं, उसमें हार्वर्ड के इकोनॉमिस्ट हैं, उसमें क्वींस कॉलेज के प्रेसिडेंट, इन तमाम लोगों का ये कहना है कि ये फिच का फैसला बहुत तथ्यों पे आधारित नहीं है, बहुत ज़्यादा बेस नहीं है इसका, और ये शायद उनके अपने तय किए गए पैमाने पे भी फिट नहीं बैठता है। इसीलिए अलग अलग एक्सपर्ट इसकी आलोचना कर रहे हैं और सब ये कह रहे हैं कि ये फैसला शायद उन्होंने इस आधार पर लिया होगा कि उनको एक फौरी तौर पे फ्लैश नंबर दिखे और उन्होंने तय कर लिया। उन्होंने उसकी डिस्काउंटिंग नहीं की कि इकोनॉमी में किस तरीके से टर्न अराउंड किया गया है पिछले 3-4 महीनों में। तो इसलिए ये फैसला क्वेश्चन इन है, क्योंकि तमाम लोग कह रहे हैं सरकार की अगर आप आलोचना छोड़ दें जेनेट येलेन की, तो जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं उनकी जो है जो आलोचना है, जो उनके जो तर्क हैं वो बहुत मायने रखते हैं। तो इसलिए बाजार उसी हिसाब से इसमें रिएक्ट करा। लेकिन ये जरूर सच्चाई है कि डेट मैनेजमेंट अमेरिका ने उतना अच्छा नहीं किया, इसीलिए उनके आप तमाम इकोनॉमी के नंबर देखेंगे, आप डेट टू जीडीपी देखेंगे तो वो 139% है, जीडीपी का रेट 2.4% है, जीडीपी बढ़ रही फिर भी डेट आपका इतना ज़्यादा है, फिस्कल डेफिसिट 5.8% पे है। तो ये एक समस्या का कारण बना हुआ है, इसीलिए दुनिया भर के बाजार इसमें रिएक्शन दे रहे हैं। बिल्कुल, और यही वजह है कि हम एशियन मार्केट्स में 2.5% तक की कमजोरी देख रहे हैं। 1.5% तक इंडियन मार्केट्स नीचे कारोबार कर रहे हैं और अमेरिका के फ्यूचर्स में भी 1% तक की गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है। लेकिन नीरज जी, 2 चीजें। पहली चीज तो ये, क्या ये जो रिएक्शन देखने को मिल रहा है इसे देखते हुए क्या बाजारों को डरने की जरूरत है, और दूसरी तरफ यूएस मार्केट्स के लिए इसकी क्या रेलेवेंस है और इंडियन मार्केट्स के लिए, क्योंकि क्या ये भी एक्सपेक्ट करें कि अगर इस डेवलपमेंट के बाद जो फ्लोज हैं वो इंडिया या फिर इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ बढ़ते हुए दिखेंगे? कैसे देखते हैं इस पूरी सिचुएशन को? देखिए, पहले तो अमेरिका के लिए इस फैसले का क्या मतलब। देखिए, अगर इस फैसले को अमेरिकन गवर्नमेंट सीरियसली लेती है या कदम उठाती, मैं इस वर्ड को अंडरलाइन कर रहा हूं, अगर वो कदम उठाते हैं तो उससे क्या होगा, वो अपने डेट को कम करने की कोशिश करेंगे। और डेट कम करने का एक ही तरीका है कि वो फिर से रेट हार्डनिंग करेंगे, यानी और ज़्यादा कर्ज महंगा करेंगे, जिससे सिस्टम से लिक्विडिटी निकले और बहुत ज़्यादा जो बैलेंस शीट बड़ी हो गई थी वो कम हो। तो एक तो ये होगा कि सख्ती बरतेंगे, ब्याज दरें फिर ऊपर जाएंगी, उससे करेंसी में मूवमेंट होगा और तमाम सरकारी योजनाओं के खर्चे उनको काटने पड़ सकते हैं, जो ये गवर्नमेंट लगातार कर रही है। तो इससे यूएस इकोनॉमी में सख्ती का जो माहौल बनेगा, उससे करेंसी में एक बहुत उथल पुथल होगी दुनिया भर में। इसका इंस्टेंट रिएक्शन देखने को मिला है, क्योंकि वहाँ की बॉन्ड यील्ड में
अचानक से 4% से ऊपर निकल गई 10 साल की बॉन्ड यील्ड। फिर उनका डॉलर इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो वो 101, 102 की तरफ ट्रेड कर रहा है। जापान की करेंसी डॉलर के अगेंस्ट में मजबूत होती हुई दिख रही है। तो ये सारी चीज़ें होंगी और इसका असर यूएस इकोनॉमी पे डेफिनेटली पड़ेगा। वहाँ का मार्केट इसको बिल्कुल लाइक नहीं करेगा। इक्विटी मार्केट की आप ब्याज दरें लगातार बढ़ाएं, ऑलरेडी 5.5% चल रही हैं और अगर सितंबर की बैठक में फिर बढ़ेंगी तो मार्केट इसको पसंद नहीं करेगा। अब इसका असर भारत पे क्या पड़ेगा? मुझे ऐसा लगता है कि भारत में और रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि ये जब वहाँ की गवर्नमेंट इसको इतना सीरियस नहीं मान रही है, इकोनॉमिस्ट इसको इतना सीरियस नहीं कह रहे हैं, तो भारतीय बाजार और रिएक्शन दे रहे हैं इस खबर पे। वो हो सकता है कि यहाँ बहुत इन्फ्लेटेड है, बहुत चल चुके हैं मार्केट, तो एक प्रॉफिट बुकिंग हो, लेकिन उसकी वजह से भारत में क्या असर पड़ेगा? देखिए, करेंसी हार्डनिंग होती है तो हमारे ऊपर भी एक दबाव बनेगा कि हमारा जो ब्याज दरें हमारी भी वो भी हार्ड होंगी, लेकिन कितनी होंगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी का जो पैराडाइम है वो बिल्कुल अलग है अमेरिका से। हमारे यहाँ उतनी ज़्यादा समस्या नहीं, ना इन्फ्लेशन की उतनी बड़ी समस्या है, अगर हाल फिलहाल की सब्जी बड़ा छोड़ दें तो शायद मार्केट यहाँ का ओवर रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है। तो इसको इस नज़रिए से देखना चाहिए कि एक समस्या है, रेटिंग घटाई जरूर गई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय के साथ साथ अमेरिकन बाजार भी 1-2 दिन के बाद इसको भूल जाएंगे, क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 2011 में जब S&P ने घटाई थी रेटिंग, इससे पहले उसी ने घटाई थी, तब बहुत शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट ने उस पर रिएक्ट किया था और उसके बाद फिर नॉर्मलसी लौट आई थी। तो मुझे नहीं लगता कि बाजार के लोगों को बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है। ओके, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, फिलहाल तो नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिल ही रहा है। मार्केट्स पर इस खबर का क्या रिएक्शन है वो तो हमने देखा, लेकिन कॉर्पोरेट इंडस्ट्री का भी रिएक्शन लेने की कोशिश की और इसी कड़ी में बातचीत की थर्मैक्स के एमडी और सीईओ आशीष भंडारी से, और उनका कहना है कि फिच की रेटिंग घटाने का असर नेगेटिव होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रेटिंग घटने से डॉलर में तेज उतार चढ़ाव होगा, जो दुनिया की बाकी करेंसी के लिए खराब है। रेटिंग डाउनग्रेड यूएस के लिए बहुत ही सब्सटैंशियल, एंड अभी जो लार्जर डॉलर मूव्स हो रहे हैं, जो कि डॉलर भी जो कि ग्लोबल करेंसी है, एंड मोस्ट हमारे लिए तो फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर डॉलर इज द ग्लोबल करेंसी। पर इन सब पे जो साइड्स में जो मूव्स हो रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए, शुक्रिया नीरज जी, आसान भाषा में समझाने के लिए इस खबर के मायने और क्या असर विदेशी बाजार या फिर घरेलू बाजार पर आगे जाते हुए हो सकता है। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मारुति के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शशांक श्रीवास्तव से खास बातचीत होगी सेल्स नंबर्स पे, एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बात करेंगे मारुति सुजुकी के जुलाई बिक्री आंकड़ों की, जो कि अनुमान के मुताबिक रहे हैं। जुलाई में कंपनी की बिक्री 3.25% बढ़कर 1,81,00,000 यूनिट रही है। एक्सपोर्ट में भी जोरदार उछाल जुलाई में दर्ज हुआ है। किन सेगमेंट में ग्रोथ रही है, किन गाड़ियों का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए मारुति के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शशांक श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद है। शशांक जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो नंबर्स तो आपके अच्छे रहे हैं जुलाई में, इंडस्ट्री के मुकाबले भी कंपेयर करें तो अच्छी ग्रोथ मारुति ने दर्ज की है, लेकिन सवाल यह है कि यहाँ से आगे जाते हुए डिमांड कैसी लग रही है, क्योंकि अब फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो जाएगी। तो जो बुकिंग्स आ रही हैं फेस्टिव सीजन से ठीक पहले, वो क्या इंडिकेट कर रही हैं आगे की डिमांड को लेकर? देखिए, जहाँ तक रिटेल का सवाल है, मुझे उम्मीद है कि रिटेल अच्छी होगी और बस एक ये है कि कुछ वक्त के लिए कुछ सूबे ऐसे हैं जहाँ पे एक इनऑस्पिशियस पीरियड चल रहा है, जहाँ पे जिसको अधिक मास बोलते हैं, तो कुछ सूबों में इसका असर देखने को मिला है। और लेकिन जो फेस्टिव सीजन है, वो त्योहारों का जो सीजन है वो जो अगस्त के आखिरी हफ्ते से शुरू हो रहा है केरला में, ओनम से, और उसके बाद ये अक्टूबर तक पूरे हिंदुस्तान में होता है। तो इसलिए मुझे उम्मीद है अगले 2-3 महीने में सेल अच्छा होगा और बुकिंग्स के रुझान भी मुस्बत हैं। इनफैक्ट बुकिंग जो है, इंक्वायरीज जो आ रही हैं, वो जुलाई के महीने में भी करीब 4 से 5% ग्रोथ थी पिछले साल से, अगर उसका मुवाजना करें। ओके, अच्छा शशांक जी, अगर जिमनी की बात करें तो लॉन्च से पहले जो प्री बुकिंग्स थी वो तो काफी एक्साइटिंग थी। आगे की बुकिंग्स कैसी आ रही हैं जिमनी की, और साथ साथ अब तक की सेल्स कैसी रही है? जिमनी की बुकिंग लगभग 4,000 4,500 महीने के हिसाब से आ रही हैं, लेकिन हमारा जो बैकलॉग है, जो कि अभी तक हमारे पास करीब 37 या 38 हज़ार के करीब बुकिंग्स आ चुकी हैं, वो अब हम सप्लाई कर रहे हैं। हमने पिछले 2 महीने पहले से ही सप्लाई की,
तो करीब 3,500 से 4,000 के दरमियान जो है हम सप्लाई कर पा रहे हैं, जो हमारा प्रोडक्शन है। और अभी भी इस लिहाज से वेटिंग चल रही है जिमनी की, और हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले वक्त में भी बुकिंग्स अच्छी जारी रहेंगी, और हम ये जो इसकी जो मुस्तकिम जो डिमांड है, जो स्टेबल डिमांड है, वो हम करीब 4,000 से 4,500 गाड़ियों का हमें दिख रहा है। ओके और अगर वेटिंग पीरियड की बात करें शशांक जी, तो कितना वेटिंग पीरियड है फिलहाल जिमनी पर? जिमनी में देखिए इस समय हमारे पास जो टोटल बुकिंग्स जो अभी पेंडिंग है वो करीब 24,000 के करीब बुकिंग पेंडिंग है, 24-25,000 के दरमियान। तो उस हिसाब से तो 5 महीने से 6 महीने तक की वेटिंग इस समय चल रही है। अच्छा शशांक जी, अगर आप मारुति के एसयूवी पोर्टफोलियो की बात करें तो काफ़ी अग्रेसिव प्लान्स आपके हैं। 25% मार्केट शेयर की बात आपने कंसिस्टेंटली की है, तो एसयूवी पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्म कर रहा है फिलहाल? क्या ग्रोथ रही है विद रिगार्ड्स टू मार्केट शेयर या ओवरऑल सेल्स, और फ्रॉन्क्स कैसा परफॉर्म कर रही है? जी देखिए, अगर आप ग्रोथ के हिसाब से देखें तो एसयूवी में मारुति सुजुकी जुलाई के महीना तो बहुत अच्छा रहा। हमने जुलाई के महीने में 42,500 के करीब एसयूवीज करी हैं, और उसका अगर आप और उसके गुज़िश्ता माली साल 22-23 से अगर उसको आप कंपेयर करें तो उस समय तो हमने करीब 5,000 के करीब ही गाड़ियां बेची थी। तो ग्रोथ तो बहुत जबरदस्त हुई है। 5,100 गाड़ी थी पिछले साल, वो अब हम 42,500 के करीब हो गई। और एक अच्छी बात हमने ये देखी जुलाई के महीने में भी कि हमारा जो बाजार की हिस्सेदारी है सेगमेंट में, वो उसमें खासा इजाफा हुआ है, और अब हम करीब 25% पे हमारा मार्केट शेयर आ गया एसयूवी, और हम जुलाई के महीने में नंबर 1 एसयूवी मैन्युफैक्चरर बन गए। और जैसे मैंने आपको पिछले जो हमारी गुफ्तगू हुई थी उसमें मैंने अपना ये हदफ का जो हमारे तंजीम है उसके हदफ का हमने जिक्र किया था कि हम नंबर 1 होना चाहते हैं एसयूवी सेगमेंट में, और जुलाई में हम हो भी गए हैं नंबर 1। लेकिन अगर आप मजमूई तौर पे देखें क्यूमुलेटिव उसमें, तो हम नेक टू नेक हैं जो नंबर 2 और नंबर 1 के बीच में जो फाइट चल रही है। और हमें उम्मीद है कि साल के जो रवा माली साल है उसके आखिरी क्वार्टर तक हम जो है क्यूमुलेटिव बेसिस पे भी नंबर 1 हो जाएंगे। ओके, शुक्रिया शशांक जी सीएनबीसी आवाज़ पर आने के लिए और बातचीत करने के लिए। हम भी गुड लक आपको, आपके जो गोल्स हैं एसयूवी पोर्टफोलियो को लेकर वो अचीव हो। स्टॉक 1.5% नीचे फिलहाल कारोबार करते हुए, लेकिन अब बात करते हैं खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट की। इस हफ्ते मुकाबला चल रहा है कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठावले, निर्मल बंक के नीरव छेदा और एसएसजी फाइनेंस के विरल छेदा के बीच में। फटाफट से दिखाते हैं क्या अपडेट्स हैं पोर्टफोलियो में और साथ ही रिटर्न की स्थिति क्या बनी हुई है। मुनाफे के मीटर में रिटर्न की स्थिति लाते हैं क्योंकि पोर्टफोलियो में कोई अपडेट या एडिशंस एग्जिट्स नहीं है। लीड कर रहे हैं अमोल अठावले 8.5% के रिटर्न के साथ। नीरव का पोर्टफोलियो क्लोजर टू 7% के रिटर्न्स लेंड कर रहा है और विरल का पोर्टफोलियो 3% के रिटर्न्स दे रहा है। ये रहा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में बातचीत करेंगे रेलटेल के सीएमडी संजय कुमार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद नमस्कार।